अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल के तमाम सुनने वाले नाजरीन और सामीन को मेरा सलाम और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए। अब बात की तरफ चलते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख जो है ये 4000 कबले मसीह तक बताई जाती है। 4000 कबले मसीह से लेकर अब तक अगर आप हिंदुस्तान की तारीख का मुतालिया करें तो आपको इल्म होगा कि कदीम हिंदुस्तान में ये माशरा 4 तबकात में तकसीम था। पहला तबका ब्राह्मण, दूसरा तबका खत्री, तीसरा तबका वैश्य और चौथा तबका शूद्र थे। इसके पीछे इनकी मजहबी मिथोलॉजी थी, इनका मजहबी अकीदा था जो कि दरअसल उस वक्त के मजहबी इजारादारों ने उसको वहां पे नाफिज किया था, उसको वहां पे इंपोज किया था। इस तकसीम को सबसे बड़ी बात यह है कि उस माशरे ने अपना भी लिया। इस तकसीम को पहले जबर के साथ लागू किया गया, इसको मजहब के नाम पे लागू किया गया, इसको इख्तियार के नाम पे लागू किया गया। मजहबी तबके ने बाख्तियार तबके को इस्तेमाल किया और इस तकसीम को मनोमन माशरे के ऊपर इंपोज कर दिया, लागू कर दिया। सूरत हाल ये थी कि सबसे ऊपर जो ब्राह्मण तबका था इनको सबसे आला ख्याल किया जाता था। कहा जाता था ये ब्रह्मा देवता जो उनका देवता है उसके सर से पैदा हुए हैं, सबसे आला हैं, इसलिए इनके हाथ मजहब के तमाम अमूर थे। ये तमाम मजहबी अमूर के पेशवा थे। तमाम मोबदों का जितना भी इंतजाम इंसराम था इनके हाथ में था और इसके अलावा हुकूमती उमूर में इनकी राय को अटल समझा जाता था। उस वक़्त के जो बादशाह होते थे जो अमूमन खत्री तबके से होते थे, क्योंकि खत्री तबके से बादशाह, उसके उमरा, फौज के आला ओहदेदार, सिपा सालार वगैरह और माशरे के रूसा होते थे जो उस तबके से ताल्लुक रखते थे। खत्री तबके का काम हुकूमती इंतजाम इंसराम करना था और वो भी ब्राह्मण तबके की मशावरत के साथ, बल्कि उनके अहकामात के अहम मुताबिक। उसके बाद बारी आती थी वेश की। वेश के मतलब कहा जाता है ये ब्रह्मा देवता के पेट से पैदा हुआ थे। खत्री जबकि बाजुओं से पैदा हुए थे और ये ब्रह्मा देवता के पेट से पैदा हुए थे। इनका काम ज़राअत था, ये खेती बाड़ी करते थे और मवेशी वगैरह चलाते थे। उसके बाद जो तबका आता है उसको शूद्र कहा जाता था, यानी चमार कहा जाता था। ये सबसे निचला और सबसे काबिल नफरत तबका समझा जाता था। इस तबके को इतना मजबूर व मकहूर रखा गया कि अगर हिंदुओं के मुकद्दस भजन की आवाज किसी के कान में पड़ जाती जो चमार होता तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता। अगर उसने इत्तेफाक से किसी ब्राह्मण के साथ कोई शूद्र छू जाता तो इस पादाश में, अगरचे ब्राह्मण की गलती ही क्यों ना होती, इस पादाश में या तो चमार का, शूद्र का सर उड़ा दिया जाता या उसके दोनों बाजू काट दिए जाते। जबरो इस्तेसाल पे मुश्तमिल ये माशरा सदियों तक अपने मदारिज तय करता रहा। तावक्ते के इस तबके ने, इस हिस्से ने इस्लाम की रोशनी नहीं देखी। इस्लाम ने आकर एक ऐसा निज़ाम दिया जिसमें सब बराबर थे। खैर हमारे पास उस बात के करने के लिए कोई खास वक्त नहीं है क्योंकि मौजू हमारा कुछ और है। यही तबकाती तकसीम आगे अंग्रेज दौर तक चली गई। अंग्रेज दौर में भी ये तबकाती तकसीम कुछ यूं हुई कि सबसे ऊपर हुक्मरान तबका यानी अंग्रेज तबका था और उसके नीचे अंग्रेज मशीनरी के लोग थे जिनको अंग्रेज ने इलाकाई तौर पर छोटे बड़े ओहदे दिए हुए थे और ये अंग्रेज के हाशिया बरदार, अंग्रेज के नमकखार, अंग्रेज के वफादार हुआ करते थे। अगरचे अंग्रेज के वफादारों की सफ में उस वक़्त बहुत सारे मुकामी राजा, मुकामी जिम्मेदार, मुकामी वडेरे, मुकामी साहूकार, ये लोग भी शामिल थे और ये लोग जो है अंग्रेज के ज्यादा करीब होने की वजह से बहुत सारी बरात हासिल कर चुके थे। माशरे में इनको अंग्रेज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था और इनके लिए तालीम, सेहत और इंसाफ के अमकानात मुकम्मल तौर पर रोशन थे।
वो तबका जो अंग्रेज से दूर था, ये लोग उसका इस्तेसाल किया करते थे। उस तबके को जो अंग्रेज से दूर था, अमूमन मतवस्त तबका था, अंग्रेज से दूरी की सजा सह रहा था, चाहे वो किसी भी तबके से तल्लुक रखते थे, खासतौर पे मुसलमानों के साथ बहुत ही नारवा सलूक रखा जाता था। उनको ना तो पुलिस के जरिए तहफ़्फ़ुज़ मिलता था, ना उन्हें अदालतों में इंसाफ दिया जाता था, ना उनके लिए तालीम का कोई मौका था, ना सरकारी मुलाजमतों में उनके लिए कोई कोटा रखा जाता था। उसके बाद एक ऐसा भी तबका था जो अंग्रेज का बाकायदा मुखालिफ था, जिनको फांसियां दी गई, जिनको जज़ायर इंडमान में भेजा गया, असीर माल्टा, बहुत सारे लोगों को असीर माल्टा कहा जाता है, जज़ीरा माल्टा में उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजों के उस वक़्त मकहूर रहे, उनके ज़ेरे अताब रहे। इन लोगों को हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, चाहे वो सिख थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, लेकिन वो अपनी मादरी मिल्लत की आज़ादी के लिए मुसलसल लड़ते रहे, शहीद होते रहे, कैद होते रहे, तकलीफें उठाते रहे। उनके ख़ानदानों ने भी उसी तरह अंग्रेज का अताब और जबर सहा। ये एक अपनी जगह तबकाती तकसीम थी। अंग्रेज का हाशिया बरदार तबका जो अंग्रेज के ज़ेरे साया हुकूमती कामों में उसका हाथ बटा रहा था, हुकूमती मशीनरी का हिस्सा था, वो मौज में था। वो माशरे से तमाम मराद जो है वो अपने नाम कर रहा था, बजाय इसके कि वो उसका इंतकाल नीचे करता। वो अंग्रेज के नाम पे नीचे जुर्म और जबर और इस्तेसाल भी रवा रख रहा था, लेकिन बहुत हद तक अंग्रेज ने इसकी गिरफ्त भी की। अंधेर नगरी नहीं थी। अंग्रेज के बहुत सारे काम ऐसे भी हैं, जैसे पटरियों का जाल बिछाना। अभी तक क़याम पाकिस्तान के बाद आप देख सकते हैं कि मुल्क में जो पटरियों का जाल अंग्रेज ने बिछाया था, मैंने एक पटरी देखी, उसके ऊपर 1834 लिखा हुआ था। लास्ट टाइम मैंने कसूर में एक फाटक है, उस फाटक पे मैंने अपनी आंखों के साथ एक पटरी देखी, उसके ऊपर 1834 लिखा हुआ था। अंग्रेज दौर में वो लगाई गई और आज तक वो अपनी जगह पे मजबूत और कायम है। उन्होंने इंतजाम इस तरह इसका किया हुआ था, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद इन पटरियों को कम अज कम भी 6000 से 8000 किलोमीटर तक और एक अंदाजे के मुताबिक 15000 किलोमीटर तक खत्म किया गया, कम किया गया। जबकि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने, इंडिया ने अपनी आज़ादी के बाद इस रेलवे के निज़ाम को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, पटरियों की तादाद को बढ़ाया और हज़ारों किलोमीटर का इजाफा करके अपने रेलवे के निज़ाम को बहुत हद तक मजबूत और मुनाफा बख्श कर लिया। आज इंडिया की गालिब आबादी जो है वो ट्रेनों में सफ़र करते हुए खुशी महसूस करती है और डेली आए रोज़ जो है बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का आना जाना, नकलो हरकत जो है वो ट्रेनों के हमरा होती है। इसी तरह क़याम पाकिस्तान बनने के बाद, मैं बात तबकात की कर रहा हूँ, क़याम पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे यहाँ तबकात वजूद में आए। अंग्रेज के फौरन जाने के बाद वो लोग जो किसी दौर में ऐसे वो जागीरदार, वो नवाब और वो सनतकार सरमायादार लोग जो अंग्रेज के हाशिया नशीन थे, अंग्रेज ने जाते हुए उनको बहुत ज्यादा नवाज दिया। बल्कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे नवाबों को जमीनें घोड़ा दौड़ा के मिली, यानी उन्हें कह दिया गया कि तुम घोड़ा दौड़ाओ और सूरज छुपने तक जहां तक तुम्हारा घोड़ा पहुंचेगा वहां तक की जमीन तुम्हें अनायत कर दी जाएगी। ऐसा भी अंग्रेज दौर में हुआ, यानी अंग्रेजों की तरफ से मराद याफ्ता तबका जो है वो बाद अज इंडिया और पाकिस्तान में मुनकसिम हुआ और वो लोग वहां पे भी वडेरे, जागीरदार और नवाब रहे। जो मराद उनको अंग्रेज ने दी थी, उन्हीं मराद के बल के ऊपर वो अच्छी खासी दौलत और असर रसूख के मालिक थे। फिर एक तबका जो अंग्रेज दौर में अफसरी के ऊपर था, जिन लोगों को सरकारी मशीनरी में ऊंचे ऊंचे ओहदों पे लगाया हुआ था, एक वो तबका भी था जो आजकल हमारी शराफिया का अफसरशाही का हिस्सा है। ऐसा तबका अंग्रेज के जाने के फौरन बाद इन लोगों ने अंग्रेज के मुतबादल हुक्मरान के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस मुल्क में कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फौरन बाद अफसरशाही ने अपने पंजे गाड़ दिए और इस मुल्क के बारसूख तबके ने, जिनमें सनतकार, वडेरे, नवाब, चौधरी और बड़े बड़े सरमायादार थे, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे तबके की तश्कील दी जो आज
इशराफिया का तबका कहलाता है, जिन्हें हम खवास का नाम देते हैं। उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, आप बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग अंग्रेजों के नमकख्वार थे। इनकी औलादें आने वाले वक्त में नामी सनतकार बने। इन्हीं लोगों की औलादें आने वाले वक्त में आला तरीन ओहदों पे फाइज हुई। ये इन्हीं अंग्रेजों के नमकख्वारों की एक लड़ी थी, जिनकी नस्ल दर नस्ल गुलामी लिखी हुई थी, जिनके मजाज में गुलामी थी, जिनके मजाज में खुशामद थी। और इन लोगों ने इस मुल्क के अवाम को अपनी राय समझना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ऐसा कानून तरतीब दिया जो दरअसल अंग्रेज का ही दिया हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा सा मसक करके, हल्का सा उसमें रद्द बदल करके इन्होंने एक थोड़ा मुड़ा सा कानून बना लिया। ऐसा कानून जिसको वक्त के मुताबिक ये अपने हक में इस्तेमाल कर सके।